मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, अगर आपके पास मानसिक ताकत है, विल पावर है, तो जो मंजिल है वो भी दूर नहीं रहती। ऐसे ही कई लोग आज यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जो उनकी शारीरिक रुकावट है, शारीरिक बाधा है, उसे पार करते हुए बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने मानवीय क्षमता की एक नई हद तक पहुंचाया, मानवीय क्षमता को। ऐसे कई शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने हौसला कायम रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया और ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ पाया। शारीरिक बाधाओं को पार करते हुए अपने हुनर के दम पे उन्होंने बहुत कुछ पाया लाइफ में, और कई उपलब्धियां मौजूद हैं उनमें। कई उन्होंने उपलब्धियां पाई, कई क्षमताएं उनमें मौजूद हैं। देश भर से यहाँ बहुत सारे शख्स मौजूद हैं जो कि लाइफ उनकी आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उन्होंने कैसे जिया, कैसे जिया जाए, इसकी मिसाल पेश की। ये स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में, लाइफ आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर माननीय डायरेक्टर एम्स के श्री MC मिश्रा को, और मैं गुजारिश करूँगी कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता देके उनका स्वागत किया जाए। और अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल से कि वो मंच पर आएँ, उनका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एडिशनल प्रोफेसर हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में, और जिस तरह किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है, तो मैं मंच पर मौजूद डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर दीपक से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो मानवीय क्षमताएं असीम हैं, अपार हैं। ज़रूरत है तो बस थोड़े से हौसले की, थोड़ी सी मानसिक शक्ति की, विल पावर की। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल को कि वो इस सभा को संबोधित करें। नमस्कार, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये प्रोग्राम एक बिल्कुल ही नया तरीके का प्रोग्राम है, जिसमें पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीज़ों को बुला रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। बाहर के देशों में ये बहुत कॉमन है, जिसको हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, जहाँ मरीज़ एक दूसरे मरीज़ से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स समझ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उससे उनका आगे का कोई भी इंजरी के बाद कैसे कोप अप करें, कैसे जिएं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे देश में ये रिहैबिलिटेशन सिस्टम भी मिसिंग है, और होम बेस्ड केयर की वजह से लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, पर वो बहुत कम हैं, और ज़्यादातर मरीज़ जो मैंने देखा है, हम जो ट्रीट करते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, और जीने की क्षमता जो है उनमें काफ़ी कम हो जाती है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि प्रोग्राम से हम शुरू करें, जिसमें सब मरीज़ों को जितने हम जानते हैं, जिनमें हमने स्टेम सेल भी दिया है और जिनका हमने ट्रीट किया है स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए, उनको वो करें, उनको बुलाएं और उनको ऐसे लोगों से प्रोत्साहन दें जो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद और अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या कुछ भी हो, उसके बाद भी उन्होंने सक्सेस की सीढ़ी कैसे चढ़ी है, कैसे वो अपने आप को
दुनिया के नज़र में अपने आप को उठाया है और बहुत तरक्की की है। तो हम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को आपके सामने रखना चाहते हैं और उनके उदाहरण से मेरे को पक्का विश्वास है आप सब भी देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हुई है दैट इज़ एक इवेंट है जिसका कोई किसी पे वो नहीं कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके आगे कैसे ज़िंदगी जी जाए ये हम सब सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि और लोगों से जिनका एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। मैं अपना थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ एक सेंटर है, हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों सेंटर होंगे जहाँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ट्रीट की जाती है। और ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास आप सब काफ़ी लोग यहीं पे ट्रीट हुए हैं, तो 50 बेड के करीब हैं, उसमें से लगभग 30% बेड्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीज़ देखते हैं। आप सबने जब भर्ती थे यहाँ पे आपने सब देखा होगा। और बाकी मरीज़ जो है हेड इंजरी के पेशेंट हमने अभी नहीं बुलाए हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा है यहाँ पे। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबके साथ हैं और ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक को अपनी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लगती है। लेकिन आप उसका सोचिए जो दिमाग की चोट से क्षतिग्रस्त है और बिस्तर पे पूरे समय बेहोश सा लेटा है और उनके परिवार वाले उनको हमेशा मदद करनी पड़ती है, खाना भी खिलाना पड़ता है, सब कुछ करना है, वो बिस्तर से बेहोशी की हालत में ही रहते हैं ज़िंदगी भर। सीवियर हेड इंजरी, आपने जब वार्ड में एडमिट होंगे तो आपने सब ये देखा होगा। तो ऐसे मरीज़ तो और भी उनके लिए प्रॉब्लम है और उनको तो हम बुला भी नहीं सकते यहाँ पे। और हमारे पास करीब 400-500 ऐसे मरीज़ आते हैं हर साल एक सेंटर में यहाँ पे, जिनको दिमाग की बहुत गहरी चोट होती है। अब स्पाइन इंजरी की बात करें तो हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो अस्पताल में रहते हैं कम से कम 15 दिन से लेके 6-6 महीने मरीज़ रहते हैं। आप सब जानते हैं कई लोग वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको वेंटिलेटर से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे पास फिर भी एग्जाम्पल हैं जो ऐसे मरीज़ जैसे जावेद है हमारे बीच में, जिसको वेंटिलेटर से हटा के हम घर भेज सके, और भी मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर से हट के घर जा सकते हैं। तो अगर आप आंकड़ा, हमारे पास 200 से 300 मरीज़ हर साल आते हैं इस अस्पताल में, जो एक अस्पताल है। तो आप सोचिए हिंदुस्तान में इतने सारे अस्पताल हैं, कितना ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ हैं जिनके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक्यूट केयर ट्रीटमेंट जो हम दे सकते हैं वो तो हम दे ही देते हैं, पर ज़िंदगी तो पूरी आगे चलनी है। तो उस ज़िंदगी को कैसे आप सक्षम कर सकें, ठीक से बिता सकें, हम उसमें एक पहला कदम ले रहे हैं दिखाने के लिए कि हम अपनी तरफ से आपकी हेल्प के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाकी मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो मोटिवेशन के लिए हमारे पास उपस्थित हैं काफ़ी स्पीकर्स जो आपको मोटिवेट करेंगे इस फोरम के द्वारा। और हम चाहते हैं कि आप फिर हमसे जुड़े रहिए कई चीज़ें जो हम अभी दिखाएंगे उसके द्वारा, और कैसे आप लोगों की और मदद की जा सकती है वो भी हम अभी दिखाएंगे। सो मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ इस मंच पे आने के लिए और हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरह डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि किस तरह लोग वेंटिलेटर से भी यहाँ से घर जाते हैं,
कई मिसाल पेश करते हैं औरों के लिए कि किस तरह से वो प्रेरणा बनते हैं और लोगों के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, जिया जा सकता है, दूसरों के लिए मिसाल भी बना जा सकता है, उदाहरण बना जा सकता है कि, और इसके अलावा उन्हें बताया जा सकता है कि किस तरह इस इंजरी के बाद ज़िंदगी जिए। परिवार को भी ये गाइडेंस देता है ये प्लेटफॉर्म, और एम्स में ये भी जानकारी दी जाती है कि परिवार को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए और किस तरह से मानसिक रूप से जो लोग इस इंजरी से गुजर चुके हैं उनको किस तरह संभाला जाए, उनके लिए उनको किस तरह से मजबूती दी जाए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा को कि वो इस सभा को संबोधित करें। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब इससे जो डॉक्टर दीपक अग्रवाल का जो विज़न है उससे आप जुड़ रहे हैं। और दीपक अग्रवाल और उनकी सारी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय को चुना और इसकी कुछ शुरुआत करने का प्रयत्न किया है। मैं ये मानता हूं कि आप सभी समाज के लिए इतनी क्षति सहने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर दीपक ने कहा कि ये आपके अपने मन में कितनी दृढ़ता है, कितना संघर्ष करने की क्षमता है और किस तरह से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं, और आपसे ज़्यादा कन्विंसिंगली कोई दूसरा इसको नहीं आगे ले जा सकता। मैं गुरशरण सिंह जी का स्वागत करता हूं कि वो पधार गए हमारे बीच में। जैसे डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने आपको आंकड़े दिए, और ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी का होना अपने में ही एक बहुत बड़ी घटना होती है। ये घटना दुर्घटना से शुरू होती है, फिर घटना हो जाती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको ये चोट कैसे लगी, तो आप क्या मुझे कुछ संक्षेप में बताइए कि ये कैसे हुई आपके साथ। नहीं, मेरे साथ थोड़ा अलग प्रॉब्लम्स थी। बचपन में मुझे पोलियो हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद से डिफ़िकल्टी स्टार्ट हुई। तो बचपन में हुआ तो मुझे खुद नहीं पता कि कब क्या, जब मतलब नहीं, वो तो पोलियो हो गया। तो मुझे खुद मेमोरीज इतनी नहीं है, क्योंकि जब हुआ तो मेरे ब्रेन तक था असर उस चीज़ का, तो मोटिवेशनल। तो लेकिन अब बाद में धीरे धीरे मुझे जो याद है वो शायद जब मैं बड़ा हुआ 12 या 13 साल के करीब, तब से मेरे को थोड़ी मेमोरी याद है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे उठा के स्कूल ले जाते थे, छोड़ के आते थे पढ़ाई के लिए, और रेगुलर मेरे को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना, यहाँ ले जाना। तो मेरा बचपन ऐसे ही बीता। तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा, मतलब उस पर सोचने की तो वो भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट करी अपनी, हाई स्कूल किया, इंटर किया, और उसके बाद जब मेरे ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तो उसके बाद मेरा एक माइंड जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ। और मेरी जो एक सोचने की क्षमता थी वो बढ़ी कि अगर मेरे को ऐसा बॉडी मिली है या भगवान ने सब दिया है, तो अगर मेरे एक रास्ता बन गया तो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा हुआ भगवान ने, और मैं उस तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जब मैं बढ़ा तो धीरे धीरे जब मैंने एजुकेशन ली, और अब जब इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद तो जैसे एक तरह से हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। हम इंटरनेट पे गए, गूगल में फाइंड किया, तो जो चीजें हमारे सामने आई, जिस तरह से मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि अरे हम लोग तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से जैसे दीपक सर ने बोला कि मोटिवेशनल प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो जब मैंने यूट्यूब पे सब देखा, और पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में मुझे पता चला होते हैं, तो जब उसका हम PCIS के साथ जुड़े, और जिस तरह से हमारा सफर हुआ वो आज ड्रीम है मेरे लिए। तो जिस लेवल पर आज मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से कि मैं इतना आगे बढ़ा। और मैं हमेशा मोटिवेशन करता हूँ कि जो साथ में जितने भी फ्रेंड्स मिलते हैं, जो भी मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि ये भी वहाँ लेवल पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक राह दिखने की बात है, एक अपने मेंटली इंप्रूवमेंट की जरूरत। आप बताएंगे कुछ? नमस्ते, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ डांस थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखा हो सत्य में विजय थे जो सीज़न 1 था,
उसमें मैंने डांस किया व्हीलचेयर पे। लगभग 25 किलो का वो कॉस्ट्यूम होता है, उसके साथ मैंने किया है। और मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी चाहे कैसी भी हो, ज़िंदगी जो है वो सोच से और दिमाग से चलती है, ना कि पैर से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जो भी प्रॉब्लम है आपको, उससे आप हताश ना हो। और मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत से हैं, आप लोगों को देख के ही मैं मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है किसी को ना हो। और आप अपने जो माइंड है, जो सोच है, तो उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपको तकलीफ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा फैमिली को तकलीफ होती है, क्योंकि उनका बच्चा सफ़र कर रहा होता है। तो इसलिए आप हमारी तरह बाहर आइए, बाहर निकलिए, बहुत है अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बस आप अपने आप को अवेयर रखिए, सभी के साथ रहिए और सबसे जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा संक्षेप में कि ये आपको कैसे अफेक्ट हुआ। मैं जब 18 महीने का था, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जब भी पूछते हैं फैमिली में तो बोलते हैं कि डॉक्टर फीवर हुआ था तो इंजेक्शन लगा दिया था। 90% मैंने इंडिया में जो गाँव के जो बच्चे आते हैं, पोलियो जिनको होता है, तो यही सुना है कि इंजेक्शन लगाने से उनको ये डिसेबिलिटी हो गई। तो मेरा बताया जाता है कि पूरा शरीर हो गया था पैरालाइज। लेकिन जब मैं कानपुर का हूँ, यूपी का, तो उन्होंने मेरे फादर ने रोज़ कानपुर ट्रेन से बाई ट्रेन लेके जाते थे, 3 साल लेके गए मुझे। तो मेरा कमर तक ऊपर का हिस्सा काफ़ी ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि वहाँ पढ़ाई कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ शुरू की। धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स में गया, डांस थिएटर में गया। उसके बाद पता चला कि बहुत कुछ है हमारे लिए, सिर्फ है कि एक रास्ता है कि उसको ढूंढना ज़रूरी है। और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ कि एक नेशनल विनर 2009 और 10 का। थैंक यू। This is Dinesh Kumar Upadhyay. I am Treasurer of Paralympic Committee of India and working as the Assistant Audit Officer under the CAG of India now. My childhood was a life of scarcity. I had to face many problems to get my education and other things. हिंदी में बोल सकते हैं आप, सबको हिंदी क्योंकि समझ। बचपन में मेरे पास साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ टेबल टेनिस का, और अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ। आपको भी बचपन से ये हुआ? या जब मैं 2 साल का था, I got this problem. मैं आपके उसका एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को अनुमति दें। क्योंकि डिसेबिलिटी इज नॉट अ हर्डल इन डेवलपमेंट, कि विकलांगता कभी भी विकास में बाधक नहीं होती। ये 1938 की घटना है। मिस्टर खेलेरी फ्रॉम एन अमेरिकन कंट्री, ही वाज अ बेस्ट शूटर ऑफ आर्मी। उन्होंने क्या किया था कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना चाह रहे थे। उन्होंने 1938 में काफी प्रयास किए, और वो जो भी नेशनल, वहाँ उस कंट्री के जो नेशनल इवेंट होते थे उसमें जाते थे। और उन्होंने अपने जो राइट हैंड था, जो बेस्ट हैंड था, उसको अपना बेस्ट हैंड बनाया। और वो सारी जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप उस कंट्री में हुआ करती थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल दिए। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। फिर 1938 में एक एक्सीडेंट हुआ। उनका जो दायां हाथ था, जो उनका बेस्ट हैंड था, वो एक हैंड ग्रेनेड की वजह से चला गया, और उनके पास सिर्फ एक हाथ रह गया। नाउ ही हैड ओनली 2 ways, कि या तो वो अपना जो एक हाथ था उसके दुख मनाते और अपना डिप्रेशन में चले ले जाते। दूसरा था कि जो उनके पास था उसको वो फोकस करते। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, और अपना जो बेस्ट जो उनके पास था, ही फोकस ओनली व्हाट ही हैड, नॉट व्हाट ही हैड लॉस्ट। क्यों? उनके पास उसी पर उन्होंने फोकस किया जो उनके पास था। उन्होंने अपने जो लेफ्ट हैंड था, जो ओनली हैंड था, उसी से उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। जब 39 में वहाँ एक नेशनल इवेंट हुआ था, तो जो साथी थे वो भी गए थे। उन्होंने बोला कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपका हौसले को हम दाद देते हैं कि आप लोग हमको हमारा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं। मिस्टर कैलेरी told them, no, I am not here to motivate you. I am just here to compete with you with my only hand.
everyone was shocked. उन्होंने जो अपना ओनली हैंड था जिस पर उन्होंने फोकस किया, उस उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। उनका जो मेन फोकस था वो थे 1940 में होने वाला ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। फिर उन्होंने अपना जो फोकस था वो 1944 पर रखा। 1944 पर जाते फिर वो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने 1948 का जो ओलंपिक था उस पर अपने आप को फोकस किया। और जब 1940 का जब 38 में जो 28 साल के थे, नाउ ही हैज टर्न इनटू 40 years old, sorry 38 years old, लेकिन उन्होंने 48 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया with his only hand. Again in 1952 he again won the gold medal and he made a history in the he made a history in the history of Olympics, क्योंकि he was the first man who won gold medal in consecutive 2 Olympics. तो हमको जो हमारे पास में है उस पर फोकस करना चाहिए। We should not focus what we have lost, but we should focus what we have. Thank you. आई एम वर्किंग विद होटल ताजमहल न्यू दिल्ली और मेरी इंजरी 2000 हुई थी इन अ रोड एक्सीडेंट। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट आई डोंट नो कैसे हुई? इन अ रोड एक्सीडेंट। कैसे? आई वाज ड्राइविंग माय कार अराउंड 12 इन द Night. नाइट। So there was a tempo traveler. He came in front of me. He jumped his red light, and I was not able to control my car. तो मेरे को एक हार्ट इंजरी हुई, उसमें मेरी आयोटा वेन बर्स्ट हो गई थी ऑन द स्पॉट बिकॉज रिब्स फ्रैक्चर होके हार्ट में लग गए थे। तो मेरा मेडिसिटी में डॉक्टर अनिल भान ने ऑपरेशन किया था। तो आफ्टर दैट उसके बाद मेरे को पता चला 26 डेज बाद पता चला कि बॉडी पैरालाइज्ड है नीचे और इट वाज नॉट यानी देयर वाज अ कंप्रेशन इन माय स्पाइन। तो वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम को कि ये उसकी वजह से या एट द टाइम ऑफ जब ऑपरेट हो रहा था तो ऑक्सीजन सप्लाई राइट एक्यूरेट नहीं पहुंची। तो इट वाज नॉट लोकेटेड एट टाइम। मैं 1 साल घर पे ही रहा। आई वाज बेड रिटर्न। तो देन आई डिड माय रिहैबिलिटेशन फ्रॉम ISIC हॉस्पिटल। मैं ज़्यादा ये सब बातों नहीं बताना चाहूँगा। व्हाट आई डिड इज मैं गेम्स खेलता हूँ, गेम्स TT वगैरह, बास्केटबॉल इंटरनेशनली भी खेल गया, प्लस रग्बी। मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे रग्बी प्लेयर्स के, इनके साथ मैं रग्बी भी खेला। इन सब से मेरे को मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी मिलती रही। बट आई मेट विद एन डॉक्टर, ही इज़ प्रदीप कुमार, ही इज़ देयर इन किमानीज, ही इज़ माई फिजियोथेरेपिस्ट। तो उन्होंने मेरे को बोला कि you should do something in your passion. So my passion is driving. I lost so many things with this only. तो मेरे को उससे कम ओवर होने के लिए उसी में कुछ करना था। तो last year in November, 23rd November, I tried to make a record in Limca Book of Records. I did a 6,000 kilometers journey within 7 days. जो भी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी वो मैंने विदिन 7 डेज कवर करी और रिकॉर्ड में आने के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। प्लस आफ्टर दैट आई एम वर्किंग टू। तो मेरे को टाइम इतना नहीं मिल पाता कि मैं सबके साथ जिन्होंने मेरी इतनी मोटिवेशन में हेल्प करी और मेरे साथ रहे इन पास्ट सो मेनी ईयर्स, ऐसे ही इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में और गेट टुगेदर्स में हम लोगों का मिलना होता है। और आज भी मैं लेट हो गया, सॉरी टू ऑल। एंड स्पेशली थैंक्स मैं कॉल करना चाहता हूँ। आई वाज देयर इन दिस हॉस्पिटल एंड गॉट माय बैक्सो सर्जरी फ्रॉम डॉक्टर सेंथिल। यही इसी हॉस्पिटल में है वो, और ही इज सच अ नाइस गाय। उन्होंने भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा, क्योंकि प्रोन पोजीशन पे रह के अपना टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और डॉक्टर BD चौधरी भी यहीं पर इसी हॉस्पिटल से स्पाइन के, ही इज वन ऑफ माय रिलेटिव। इट्स यानी रिलेटिव्स रिलेशंस में ही हैं बट दूर के हैं। तो ही वाज आल्सो मोटिवेटेड मी।
कल मैं अपना एक और रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ जो है लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक और इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बीइंग हियर। मेरे पास टाइम नहीं था बट समहाउ आई मैनेज क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे को यहीं पे लोग मिलते हैं जिनको मोटिवेट कर सकते हैं और वहाँ से मोटिवेशंस ले सकते हैं। तो कल मैं लेह लद्दाख के लिए निकल रहा हूँ दिल्ली से ही। मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है कॉन्करिंग डिसेबिलिटी करके, वहाँ पे आप सारी अपडेट्स ले सकते हैं। कल मॉर्निंग में हम 5:30 बजे जापानीज पार्क से स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपीडिशन। हमें लेह से एक्सपीडिशन स्टार्ट करना है। लेह से कन्याकुमारी इट्स अराउंड 4000 किलोमीटर्स। आई विल ड्राइव एंड माय फिजियोथेरेपिस्ट विल अकम्पनी मी ऑन दिस रूट। वेरी गुड। और ये भी लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन आवर नेशन, मैंने इसमें अपना स्वच्छ भारत अभियान भी जोड़ दिया है जो मैं उसको प्रमोट करने वाला हूँ कि a special able person can do all things. It's only there in the mind. We cannot do things. I want to give a message to the nation that I am a special able person, but I can contribute in this mission कि clean India हम भी रख सकते हैं, तो why not them? तो उसके भी हमने स्टिकर्स वगैरह कार में रखे हैं। और I was thinking कि I was trying to come here early. मेरी कार बाहर भी है अभी, उस पर सब कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं। आई वाज थिंकिंग कि डॉक्टर्स वगैरह मेरे साथ वहाँ आ सके, बट टाइम बाउंडेशंस और टाइम लिमिटेशंस थी, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा मैसेज यहाँ मिल गया है। तो प्लीज़ स्वच्छ भारत अभियान को आप प्रमोट करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे क्लीनिंग होनी चाहिए, तो प्लीज़ वॉइस अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। किसी को हम सजेशन दें, इसमें कुछ बुरा नहीं है। वो क्या फीडबैक देता है उससे आप उसकी परवाह ना करें। और जो मैं एक्सपीडिशन पे जा रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट 8000 किलोमीटर्स, क्योंकि मेरे को यहाँ से पहले लेह कार चला के जानी है, फिर लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से बैक टू दिल्ली। तो इट विल बी यानी अराउंड 8000 किलोमीटर प्लस। तो प्लीज़ कीप मी इन प्रेयर्स एंड थैंक यू। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल। मैं गाजियाबाद से हूँ और अभी ओरेकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ। मेरी इंजरी 2008 में हुई थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए बेंगलोर में एक रिसोर्ट में गया था और काफ़ी टाइम से स्विमिंग करता था, तो वहाँ स्विमिंग पूल देख के एकदम से फिर एक्साइटेड हुआ कि चलो स्विमिंग करने चलते हैं। पर शायद उस दिन मेरा दिन नहीं था और काफ़ी शैलो था पानी। मेरे को ये पता नहीं था कि वो सिर्फ 4 फीट ही होगा। मैं नॉर्मली डाइव करता था और अंडर वाटर स्विमिंग करता था। मैंने डाइव किया, मेरे सीधा सर लगा ज़मीन पर, मुझे इंजरी हो चुकी थी और मैं पानी में कहाँ था किसी को नहीं पता था। मेरे फ्रेंड्स यही सोच रहे थे शायद अंडर वाटर स्विमिंग में अंदर ही अंदर पानी के तैर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद वो भगवान कहते हैं कि भगवान साथ देता है। मैं शायद डूब चुका होता पर किसी तरह से पानी से बाहर निकल आया। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे देखा कि इस तरह से क्यों लेटा हुआ है, तब मुझे बाहर निकाला गया। तब मैंने फील किया कि मैं अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा था। नेक इंजरी हुई थी, कुछ भी नेक में बहुत पेन हो रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स मेरे को ऑटो में लेकर हॉस्पिटल गए, तो मेरी इंजरी और ज़्यादा सीवियर हो गई। फिर अपोलो बेंगलोर में मेरा ऑपरेट हुआ। उसके बाद मैं ISIC ट्रीटमेंट के लिए आया। नॉर्मली क्वाड्राप्लेजिक होने के कारण जहाँ फिंगर्स भी काम नहीं करती, ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स ये कहते थे कि आपकी लाइफ आगे काफ़ी टफ होने वाली है। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एन अटेंडेंट। आपको ज़्यादा अटेंडेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मेरे भी दिमाग में यही चीज़ बैठ चुकी थी कि शायद मैं आगे से अपना कुछ नहीं कर पाऊँगा। 3 साल 4 साल ऐसे ही निकल चुके थे। उसके बाद एक फ्रेंड फेसबुक के थ्रू एक फ्रेंड मिला, जोनाथन सिक्कर, US से हैं। उनको मैंने देखा कि वो अपने सारे काम, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है मोर देन वॉकिंग। तो उनको देख के पता चला कि वो अपने सारे काम खुद कर पा रहे थे। तो मैंने ये सोचा जब एक दूसरा मेरे जैसे ही एक बंदा कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से मैंने धीरे धीरे कोशिश करी, ट्राई किया और आज हमने जोनाथन के साथ मिलकर अपना खुद का एक व्हील चेयर ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हमारे ट्रस्ट ने व्हील चेयर रग्बी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और आज हम लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। हम लोग व्हील चेयर रग्बी टीम के प्लेयर्स हैं। इंटरनेशनली मैंने साउथ कोरिया में पार्टिसिपेट किया है और रिसेंटली मिस्टर व्हील चेयर इंडिया का टाइटल मुझे मिला था। आप
तीनों को भी चोट लगी है या आपको हम कुछ? तीनों ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और तीनों ही C5 C6 चारों? नहीं, चारों? हम तीन, वो लेवल अलग है। मतलब लेकिन हम लोग इधर सारे स्पाइनल हाँ। कॉर्ड इंजरी है। ठीक है। आप दोनों को पोलियो जो बचपन में हुआ, आपको भी आपको पोलियो हुआ, सो उम्मीद है अब मैं तो आपकी सबकी कहानी सुन के स्पीचलेस हूँ। मैं आगे क्या बोलूँ, आपने जो बोलना था वो बोल दिया, सबको कन्वे हुआ है कि किस तरह से इच्छा शक्ति मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन की बात है जिनके सब चार हाथ पैर दुरुस्त हैं, आंखें दुरुस्त हैं, तो फिर लोग अगर किसी पर निर्भर होने की सोचते हैं तो ये गलत बात है। आप ये देखिए कि जो निर्भर हैं वो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, निर्भरता से निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत मोटिवेशन का विषय है। मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि पोलियो पे आपका बस नहीं था, आपके माँ बाप का भी शायद बस नहीं था, ये हो गया, लेकिन उसके बाद आपने जो अब अपने को ढाला है ज़िंदगी में, ये सबके लिए एक सबक है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि ज़िंदगी में आपके जीवन में सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको शारीरिक दुर्बलता हो गई हो या आपको ज़िंदगी में और कुछ समस्या हो, सकारात्मक सोच अगर आप रखेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लिमिटेशंस के बाद भी। लिमिटेशंस तो बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे इन लोगों ने करके दिखाया है, मैं समझता हूँ सभी लोग इस बात से सबक ले सकते हैं। मैं जो दो बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, और जिसको हम सब लोग बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि देखिए, ये पानी में कूद गए, इनको पता नहीं था 4 फीट पानी है और सिर लगा, कम से कम हाथ चल रहे हैं, तो ये सकारात्मक सोच है कि कम से कम हाथ तो चल रहे हैं, चलिए पैर नहीं चल रहे हैं। अगर आप देखिए जिसके ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, क्वाड्रिप्लीजिया है। और मैं समझता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने, एक फ़िल्म आई थी अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले, गुजारिश, मुझे लगता है आप लोगों ने सबने देखी ही होगी, और मैं रिकमेंड करूँगा आप देखें उसको। वो विषय दूसरा था उस फिल्म में, लेकिन वो इस विषय पे उसमें चर्चा की गई है कि अगर किसी के हाथ पैर भी नहीं चल रहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति की, कि मक्खी नाक पे बैठी है और आप उड़ा नहीं सकते उसको। पानी की बूंद गिर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, तो आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो इस सबक उससे आपको मिलता है। एक और इंग्लिश फिल्म भी बनी थी इस पर, उसका नाम मेरे को याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वो भी इसी पे बनी थी कि पैसा बहुत था उस व्यक्ति के पास, लेकिन ये डिसेबिलिटी हो गई थी, तो ही हायर्ड हेल्प। तो वो जो भी करना होता था, वो आदमी, बहुत एक तगड़ा आदमी उन्होंने रखा, वो उनको उठा के ले जाता था, बैठा देता था कार में, और वो उस पर दिखाया है कि कैसे ये हुआ उसमें। तो अब इन्होंने इतना अच्छा प्लेज लिया है, इतना बड़ा प्लेज लिया है कि लेह से कन्याकुमारी जाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बाकी लोगों के लिए अप्लाई होता है, और शायद जो लोगों को चोट लगी हो वो भी इंजरी प्रिवेंशन के लिए, चोट बचाने के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना एग्जाम्पल भी दिखा के कि चोट को बचाना कितना आवश्यक है, चाहे वो ब्रेन की चोट हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की चोट हो, कि इससे जो डैमेज होती है वो बहुत सीवियर हो जाती है। आप लकी थे कि आपको कार्डियक इंजरी या एओर्टिक इंजरी के बाद भी आपका जीवन बच गया, और उससे अंदाज़ हम लगा सकते हैं कि कितना सीवियर क्रैश था वो इनका, जिसमें लॉरी ने इनकी कार को मारा और उससे इनका इतने बड़े ब्लड वेसल्स और हार्ट को इंजरी हुई, और उसके बाद भी जीवन बच गया। तो ये अपने में सकारात्मक सोच है कि कम से कम अभी ये हैं और कुछ कर रहे हैं, सबके लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि सभी को, जो जिसके पैर नहीं काम कर रहे हैं वो भी, जिनके काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बड़ी इससे सीख मिलती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा करें, कि चोट को बचाना सबसे अच्छी बात है। उसके बाद अगर डैमेज होती है तो उसके बाद कैसे जीवन को फिर से आप पटरी पे ला सकते हैं,
वो उसके बाद की बात है। तो मैं सिर्फ यहाँ यही कहना चाहता था कि इतनी हमारे देश में 72, आप लोगों में से कोई मोटरसाइकिल पे भी था या कार में ही थे सब लोग? आप मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल पे जो लोग चलते हैं, सबसे हम इतना विनती करते हैं, प्लीड करते हैं, कहते हैं कि भैया हेलमेट लगा लो, बांध लो उसको, अगर हेलमेट लगाया है तो उसको खुला मत छोड़ो, और हेलमेट ऐसा हो जो कमज़ोर ना हो। आपको थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन क्या जीवन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आपको उससे सिर की चोट भी बचती है, उससे स्पाइन इंजरी भी थोड़ी सी बचती है। बहुत नहीं बचेगी अगर क्रैश इतना सीवियर है, लेकिन बचती है। और हेड इंजरी के साथ 10% लोगों को स्पाइन ट्रॉमा भी होता है, सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा होता है, जिसमें चारों हाथ पैर सुन्न होने की संभावना रहती है। 72% लोग इस देश में सड़क पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि लोग फैशन के लिए चला रहे हैं या उनका हॉबी है, ये ज़रूरत है। और ये लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ होता है। अब उसमें आप देखिए, जो महिलाएं पीछे बैठती हैं मोटरसाइकिल में, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, वो बिना हेलमेट के होते हैं। 100% आप देख लीजिए बिना हेलमेट के होंगे। कोई पिलियन हेलमेट नहीं लगाता, इवन लड़का भी नहीं लगाता है, खाली ड्राइवर लगाता है, इसलिए कि पुलिस वाला पकड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या आप हेलमेट पुलिस वाले के लिए लगा रहे हैं या अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं? एक बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ। और हेलमेट उसी प्रकार से वैक्सीन है हेड इंजरी की प्रिवेंशन के लिए, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स या पोलियो का इंजेक्शन आप कह रहे हैं आने वाला है, जो पोलियो से बचाने के लिए या और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए। तो एक तो इस दिशा में मैं चाहूँगा कि आप सभी इस विषय में अपने अपने तौर पे जो भी कर सकते हैं अवेयरनेस लोगों में, वो अवश्य करें, क्योंकि ट्रॉमा आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रहा है। और भारत में इससे जिस जान लोगों की चली जाती है, लगभग 1.5 लाख लोगों की जान तो सिर्फ सड़क हादसों में जाती है हर प्रतिवर्ष। और अगर आप अर्थक्वेक देख लें, बाकी और हादसे देख लें, तो 4 लाख लोगों की जान हादसों में चली जाती है। और ये सिर्फ जान जो जाना हम कह रहे हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे 10 से 12 गुना लोगों को बहुत घातक चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की डिसेबिलिटी, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, होती है। काम पे नहीं जा पाते लोग, अपने परिवार के लिए अर्न नहीं कर पाते हैं। तो इससे इकोनॉमिक देश को, समाज को और परिवार को कितना है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज अगर कोई व्यक्ति जो अपने लिए सिंगल ब्रेड विनर था अपनी फैमिली के लिए, और उसको इस तरह की चोट लग जाए, तो एक तो वो इनकम बंद हो गई आपकी, दूसरे जो आपके इलाज पे खर्चा होगा आगे, और अर्निंग आपकी बंद हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये इकोनॉमिक कॉस्ट हम पे कर रहे हैं इसके लिए। और जीडीपी का, कितने लोगों को मुझे जीडीपी का ज्ञान है, मुझे भी नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट कि लगभग 3% जीडीपी का ट्रॉमा केयर पे लगता है देश में। और आप अंदाज इससे लगा सकते हैं तो 3% जीडीपी क्या मायने रखती होगी, कि जो हमारे बजट में, इतना बजट की चर्चा होती है फरवरी में, मार्च में जब बजट पेश हो जाता है, 1.5% जीडीपी का या बजट का हमारी हेल्थ केयर को मिलता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं 3% का कितना हुआ। इसकी वजह से कितने लोग ऋण में चले जाते हैं, गाँव में भी और शहरों में भी, क्योंकि इंश्योरेंस होता नहीं है किसी का। बड़ी भारी समस्या है कि हेल्थ केयर को कैसे आप सक्षम बनाएं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने भी अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है हेल्थ के लिए, कि अगर कभी चोट लग जाए, अगर कभी ऐसी चोट लग जाए तो सारी ज़िंदगी आपका ख्याल करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके लिए बहुत मैकेनिज़्म उन्होंने बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है, चाहे वो हर पूरी पॉपुलेशन। और मैं यही कहता हूँ कि 130 करोड़ लोग अगर 1 रुपया रोज़ भी लगाएं अपनी हेल्थ के लिए, 130 करोड़ रुपए रोज़ जनरेट हो सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो है पब्लिक से ही आना होगा कि इसको हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया 5 रुपया कुछ तो देगा, और जब उसको ज़रूरत होगी तो उसका इलाज किया जाएगा। ये इस देश में कल्चर जब तक नहीं बनेगा, हम लोग हेल्थ के लिए स्ट्रगल ही करते रहेंगे।
तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पे हादसे हो रहे हैं, जान जा रही है, तरह तरह की चोटें लग रही हैं, और ये आपको जान के आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि जितने लोग सड़क हादसे या एक्सीडेंटल डेथ से मृत्यु होती है जितने लोगों की हमारे देश में, उतने लोगों ये कैंसर और हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा है ये नंबर एक बात। नंबर दो बात, डिसेबिलिटी जो हो रही है, इससे जो आपके ईयर्स लूज होते हैं, ठीक है, आप सक्षम होंगे, उसमें कुछ समय लगता है, जब तक आप सक्षम हो रहे हैं और फिर से पटरी पे आ रहे हैं और फिर से ब्रेड विनर बन रहे हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इंजरी इज मोर देन कैंसर एंड हार्ट डिजीज। ये WHO की फिगर्स हैं। और आप ये समझिए कि ये तो हमने कहा 10 से 12 गुना लोग, 4 लाख का 10 से 12 गुना लोगों को गहरी चोट लगती है, 50 से 60 गुना लोगों को सो कॉल्ड माइनर ट्रॉमा होता है। उसकी अपनी मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। माइनर कहने को होता है, लेकिन आप एक 4 हफ्ते के लिए किसी की भी अगर ये हड्डी टूट जाए, कूल्हे की हड्डी टूट जाए या कोई भी हड्डी टूट जाए, आप 12 हफ्ते से पहले वो हड्डी जुड़ती नहीं है। आप जो मर्जी कर लीजिए, इलाज कहीं करवा लीजिए, दिल्ली में करा लीजिए, बम्बई में करा लीजिए, वॉशिंगटन में करा लीजिए, हड्डी अपने समय से जुड़ती है और कई बार नहीं भी जुड़ती है। तो इसको बचाना इतना आवश्यक है हम सबके लिए। हमको भारत में सेफ्टी का एक कल्चर पैदा करना है और उसमें आप लोगों की मुहिम, जैसे आपने स्वच्छ भारत के लिए कहा, सेफ्टी का एक जो कल्चर है, सुरक्षा का जो कल्चर है, वो घर से, काम पे और सब जगह समाज में ये पैदा होना बहुत आवश्यक है। आज हम ऐसे निकलते हैं सड़क पे जैसे जान हथेली पे, हम इतनी सस्ती है हमारी जान कि हम हथेली पे लेके चलते हैं उसको, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, अल्कोहल शराब पी के गाड़ी चलाएंगे। तो ये सब जो है बचाने के, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और उसमें आपसे ज़्यादा कन्विंसिंगली कोई किसी को बता नहीं सकता कि देखिए थोड़ा सा मैंने ये जज कर लिया होता पानी कितना है तो शायद मुझे ये चोट ना लगती। तो ये चीज़ जो है एक सेफ्टी का होना, कि ये अगर ना किया होता तो शायद ये नहीं होता। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये तो डेस्टिनी थी, ये तो होना था, मेरे साथ ये हो गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर थोड़ा सा हम सोचें कि सेफ्टी के बारे में, घर में भी, बाहर भी, काम पे भी, जहाँ पे भी है, तो बहुत सारे हादसों को बचाया जा सकता है। अगर नहीं बचाया जा सकता तो उससे जो डैमेज होती है उसको बहुत कम किया जा सकता है। और हो भी जाए तो उसका सक्षम इलाज हो, जल्दी से इलाज हो और उसके बाद गाड़ी को पटरी पर लाया जा सकता है। तो मैं संक्षेप में इतने ही आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगा। और मैं बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। इससे जो अवेयरनेस होगी इसके विषय में, ये जो लेह से कन्याकुमारी जाएंगे, वापस आएंगे एरिक, उससे जो अवेयरनेस होगी वो अपने में बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करेगी। मैं तो खुद इतना मोटिवेट हुआ हूँ आप सबकी को सुन के, और मैं सबसे यही कहूँगा कि ये जो जज्बा है देश को आगे ले जाने के लिए, इस जज्बे से ही काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव भोई, एडिशनल MS ट्रोमा सेंटर, उनका हम स्वागत करते हैं फूलों का गुलदस्ता भेंट करके। और श्री गुरशरण सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी इंडिया, उनका भी स्वागत करते हैं बुके भेंट करके। तो जिस तरह यहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि ज़िंदगी सोच और विचार से जी जाती है, आपने क्या खोया उस पर फोकस मत करिए, आपके पास क्या है उस पर फोकस करिए। साथ ही देश में जो सुरक्षा है उसका कल्चर डेवलप होना चाहिए, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा। और आप जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, वो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं कि और लोगों तक ये जानकारी, ये विचार लेकर जाएं कि एक सेफ्टी का कल्चर, की जानकारी ही बचाव है, बचाव कर लें तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत से मरीज़ एम्स में ऐसे आते हैं जिनकी मदद, जब उनको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत पड़ती है तो या तो उनका परिवार उनकी मदद करता है या जो जानकार है वो मदद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मदद के लिए कोई नहीं होता। तो उसके लिए एम्स एक शुरुआत कर रहा है, एक
वेबसाइट की, ऑनलाइन वेबसाइट की, जिसके ज़रिए जो मरीज़ हैं उनको डोनेशन दी जा सकेगी, उनकी मदद की जा सकेगी। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल को बुलाऊंगी मंच पर, और इसका इनॉग्रेशन यहाँ मंच पर मौजूद पदाधिकारियों से करने का निवेदन करेंगे। धन्यवाद पूर्णिमा। मैं प्रोफेसर मिश्रा को बुलाना चाहता हूँ इनॉग्रेट करने के लिए। ये आप क्लिक कर दीजिए। एक मिनट क्या करूँ? हाँ, तो इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर संजीव भोई से, एडिशनल एमएस ट्रोमा सेंटर, कि वो इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद पूर्णिमा। और what I can say is good morning and welcome to AIIMS Trauma Center as a MS। और मैं आपको एक दूसरे तरीके का बात बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपातकालीन विभाग का अध्यक्ष भी हूँ और आपातकालीन विभाग का डॉक्टर हूँ जो डेली मरीज़ देखते हैं, चाहे वो सुबह हो या शाम हो या मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स हो, जब हम शिफ्ट पे होते हैं। बहुत एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ, कभी भी एक वक्त में आप ले लीजिए कि कोई ना कोई आपका स्पाइन के चोट से मरीज़ आप हमें पेशेंट इमरजेंसी में, आपातकालीन विभाग में इमरजेंसी में होता है। और ये बहुत ही मतलब कहते हैं जिसे पेन होता है जब हम राउंड लेते हैं, चाहे वो यंग बच्चा है या बूढ़ा बाबा है। और यूजुअली कोई गिर रहा है, कोई मान लीजिए छत से गिर गया, या बच्चे जो होते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते वो फर्स्ट फ्लोर से, कॉमनेस्ट कारण होता है जो नीचे गिरते हैं और उनको स्पाइन की चोट लगती है पतंग उड़ाते हुए। ये बहुत, आपको ये आंकड़ा शायद बताया नहीं बताया, बट ये बहुत कॉमन है। हमारे देश में हर एक कोई इतना भाग्यशाली नहीं है कि स्विमिंग पूल में जाए, बट जनरली हम स्पाइन बच्चों में देखते हैं वो पतंग उड़ाते हुए गिरते हैं, जिससे उनको हेड एंड स्पाइन इंजरी होती है। और यूजुअली चारों अंग इनके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक तो देखिए ऐसे मरीजों को देखना, और दूसरे शिफ्ट में ऐसे भी मरीज मिलते हैं। दूसरा, जैसे हम कहते हैं जो जाते हैं स्विमिंग पूल, शैलो वाटर डाइविंग में वेरी रिसेंटली लास्ट वीक के राउंड में मेरे को मिला, एक पेशेंट था शैलो वाटर डाइविंग, और उसको चारों अंग उसके काम करना बंद कर दिया। यंग बॉय, सम अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड। थर्ड आपको बता दूं दूसरे शिफ्ट की कहानी, एल्डरली पर्सन जो हमारे लेबरर्स होते हैं और बड़ा भारी सामान उठा के लाते हैं, ओके। और मैनी अ टाइम्स क्या होता है, भारी सामान उसके सिर पे गिरता है और पीछे जाता है और वो पीछे होके तो उनका स्पाइन इंजरी होता है। ऐसे भी मरीज आते हैं आपके पास, ठीक है ना। ये कॉमन जो होते हैं, ये जो चीज़ें, तीन चीज़ें, ये प्रिवेंटेबल है, मतलब इसमें रोका जा सकता है। चौथा प्रकार के लोग आते हैं जिसे कि किसी ने मारा है ना, जो मतलब कई बार हमें पता नहीं होता कि भाई क्यों मारपीट होती है और उससे उनको स्पाइन इंजरी होती है। और चौथा जो डॉक्टर मिश्रा ऑलरेडी बता के गए हैं कि भाई अनप्रोटेक्टेड, जैसे हमारे हेड और स्पाइन का प्रोटेक्शन नहीं है और हम हाई स्पीड ड्राइव करते हैं, जिसे कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मतलब गति जो होता है, गति का मजा होता है, उसके बाद पूरा जीवन ही एक कहानी बन जाती है। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये दिस इज प्रिवेंटेबल इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इन द व्हेन यू टेक अ शिफ्ट एंड सी देम, इट इज ऑल प्रिवेंटेबल थिंग्स विच कैन बी डन। बच्चों का मैं इसलिए स्पेशली कहता हूँ क्योंकि बच्चों का जो बच्चे यंग, बहुत ही यंग बच्चे, स्कूल किड्स होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि व्हाट दे डूइंग। तो ये जो है, इसमें हम प्रिवेंट, माता पिता के हिसाब से जो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यंग पॉपुलेशन को आपको ऑलरेडी सर एड्रेस कर चुके हैं आपके इश्यूज। दूसरा है क्योंकि आपके हर एक घर में कोई ना कोई बच्चा है, और एल्डरली पॉपुलेशन है, और इनको प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के लिए आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे सिंपल चीज़ें, जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर पर पतंग उड़ा रहे हैं,
कई बार उसको ना वो पैरापेट नहीं होता, उसके ना दीवार नहीं होती, बैल्कनी हाइट नहीं होती, कम होती है, उसी से वो गिरते हैं। तो सिंपल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट फ्लोर पे कोई खेल रहा है, काइट उड़ा रहा है, एक तो या तो आप उसका वो पैरापेट जो है थोड़ा ऊंचा बनाएं, या आप प्रिवेंट करें कि भाई ऐसे बच्चे तो हैं पतंग उड़ाते हैं, बट इसके लिए आप प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी पे आप काम कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग ये अपने घर में या बच्चों को ये एहतियात बरतें, ताकि हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, बच्चे के पॉपुलेशन में ये इंजरी ना हो, इससे बचा जा सकता है। ये मैं किस आंकड़े से बताता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में हम पूरे साल का हमारा जो आंकड़ा है, इस पॉपुलेशन में सबसे कॉमन कारण होता है पतंग उड़ाते हुए गिरना। स्पोर्ट्स इंजरी उतना हम नहीं देखते हैं जितना हमारे ट्रॉमा सेंटर में आते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी से भी होते हैं स्पाइन इंजरी। तो ये जो चीज़ें, ये तबके के लोग को हम इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी यही मेरा मैसेज रहेगा कि इट इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट देन डिटेक्ट अ स्पाइन इंजरी। प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड स्प्रेड ए message for others so that we prevent injury in every age group from spine। ठीक है ना, एवरी एज ग्रुप को ध्यान देना पड़ेगा, और कौन से एज ग्रुप में कौन सा मेन कारण है उसको पकड़ के उसी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस so I thank you very much for coming over here at the trauma center, and we are really very touched by your stories, and we feel that these stories should be transmitted to other persons in an exponential fashion, so that other persons also feel the same way। एंड जैसे हमारा प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे इरेडिकेशन प्रोग्राम्स आपने सुना होगा, मलेरिया इरेडिकेशन, देन योर डेंगू इरेडिकेशन, देन योर HIV इरेडिकेशन, ये सब हमारे नेशनल ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन प्रोग्राम्स बने हैं। वैसे ही देश में नेशनल इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम ये बनना चाहिए, और प्रोफेसर मिश्रा ने ऑलरेडी उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया प्रपोजल, जैसे एक मुहिम की तरह पूरे देश में हो। ये तो इंडिविजुअल एफर्ट्स के वजह से ग्रुप आपको एड्रेस कर रहे हैं, बट एक इंस्टीट्यूशनल या मुहिम की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये हम प्रपोजल भेजा है हमने, ताकि हर जगह, चाहे कोई भी वार्तालाप से हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, एक मुहिम और मशीनरी की तरह इसको पूरे देश में फैलाया जाए, चाहे वो स्कूल लेवल है, चाहे कॉलेज लेवल है, एवरी लेवल, सो दैट कैन बी डन, एंड इट कैन बी डन थ्रू मीडिया। जैसे आप जाते हैं सिनेमा घर में जाते हैं आजकल, पहला आता है स्मोकिंग का दिखाता है, 2 मिनट तक आप बोलेंगे ये कब भागेगा स्मोकिंग का, तब पिक्चर देखें। लोग सोचते हैं कहाँ से फंस गए ये स्मोकिंग का, है ना, दिखा रहा है इतना, बट यू सी दैट हैज़ ए मैसेज। तो सिमिलरली अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने वीडियोस बनाए हैं, है ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन मटेरियल बनाया है, जिससे कि ये सिनेमा घरों में, रेडियो के FM में ये सब अब आने वाले हैं, बना दिया हमने क्लिप्स। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए और इस मुहिम में, तो क्योंकि ये एक सर्विस है टू द नेशन, क्योंकि हु नोज वी मे बी द नेक्स्ट, सो विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव भोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गुरशरण सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी इंडिया, कि वो 2 शब्द कहें। डॉक्टर संजीव, मेरे प्यारे पैरा एथलीट्स, वैल्यूएबल गेस्ट्स और मेरे भाई बहनों, मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं आपके बीच में सम्मिलित हुआ हूँ आज, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए, आपके एक्सपीरियंस सुनने के लिए। मैं इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते हैं, ये एक संस्था है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इट इज़ recognized by the International Paralympic Committee of India. It is equivalent to Indian Olympic Association, and it is for the promotion and development of sports among physically challenged persons in India, including visually impaired. तो अभी प्रोफेसर मिश्रा, डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने और
डॉक्टर संजीव ने आपको कई चीज़ें बतलाई जो कि आप इंजरी से प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए। मैं एज एन ऑफिशियल ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक बारी आपकी इंजरी हो गई, चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो, चाहे आपके लिम्ब्स एम्प्यूटेड हो, या आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आपको सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो कि एक एबल बॉडी पर्सन कभी अपनी ड्रीम में नहीं सोच सकता। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अभी बताऊंगा जिससे कि आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल तो हमारे सामने बैठे हैं रग्बी के प्लेयर, पैरा रग्बी के प्लेयर, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरा स्पोर्ट्समैन जो परफॉर्मेंस आज के दिन में दे रहे हैं, अभी 7 सितंबर से 18-19 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स हैं जो कि रियो में है। इमीडिएटली आफ्टर द ओलंपिक गेम्स एबल बॉडी के बाद, तो आप क्योंकि हम इधर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पैरा स्पोर्ट्स का अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि हमें मीडिया सपोर्ट नहीं थी या कई रीजंस थे। अभी धीरे धीरे ये पॉपुलर हो रहा है। तो आप पैरालंपिक गेम्स जो अभी सितंबर में 7 सितंबर से रियो में स्टार्ट होंगे, तो अब मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप उसको क्लोजली फॉलो कीजिए और देखिए कि जो पैरा एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू इवन एबल बॉडी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि सम ऑफ द पैरा एथलीट्स दोज हु आर इवन विजुअली इम्पेयर्ड, they are doing a performance which is better than the national champion of the country। अगर मैं आपको बताऊंगा, आपने पिस्टोरियस, ऑस्कर पिस्टोरियस का नाम सुना होगा, जो कि 400 मीटर रनर हैं। अभी आजकल उनकी कोई प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनको कोई कन्विक्शन हुई है, लेकिन वो 400 मीटर भागते हैं, उनके लेग्स नहीं हैं, और उसके बाद भी जो 400 मीटर का उनका टाइम है 45.6, दैट टाइम इज़ बेटर देन इवन मिल्खा सिंह। यू विल बी सरप्राइज्ड। विदाउट लेग्स हमारे एथलीट्स पावर लिफ्टिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो नेशनल एबल बॉडी में compete करते हैं और जीतते हैं नेशनल एबल बॉडी। एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, एक पैरा पावर लिफ्टर जो कि स्पाइनल इंजरी से अफेक्टेड है, उसको उठा के हम बेंच में रखते हैं, लिटाते हैं, जो कि उसके बाद इतना वजन उठाता है जो कोई एबल बॉडी का भी नेशनल चैंपियन नहीं उठा सकता। तो ये इससे आप सबको एक गाइडेंस लेनी चाहिए, एक हौसला आपका आना चाहिए कि ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है। लाइफ में आप कभी मत सोचिए मेरी इंजरी हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं तो डिपेंडेंट हो गया, मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अभी पैरा एथलीट्स जो हमारी अभी कुछ 1-2 साल के एफर्ट्स की वजह से पैरा स्पोर्ट्स हमने जो है इक्वलेंट टू एबल बॉडी स्पोर्ट्स के जो बेनिफिट हैं वो गवर्नमेंट से कह के इक्वलेंट बेनिफिट्स करवाए हैं अभी। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे कई पैरा स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जैसे अमित सरोहा जो आज इधर नहीं आए, उनकी स्पाइनल इंजरी है और वो क्लब थ्रो में अभी पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और आई एक्सपेक्ट ही विल बी विनिंग एटलीस्ट सिल्वर, वन ऑफ द मेडल्स इन फर्स्ट 3। एंड आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए कि लास्ट एशियन गेम्स में उसने एशियन रिकॉर्ड किया था, और उसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लास्ट ईयर मोर देन 4 करोड़ एज कैश इंसेंटिव अवार्ड दिया है। जो प्लेयर जो कि ये सोचते थे कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, उनके घर वाले आज उन पे डिपेंडेंट है। इसका देखिए आप कितना इफेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि ये स्टोरीज आप अपने जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप सोसाइटी में सब बताइए कि किसी को इंजरी है तो आप घबराइए मत, आप अपने आप को एंगेज कीजिए, पैरा स्पोर्ट्स में कीजिए या कोई और अलग एक्टिविटीज़ में कीजिए,
जिसमें कि आपको सेल्फ एस्टीम का आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको सेल्फ एस्टीम आप प्रूव करेंगे इन द सोसाइटी कि देखो हमने क्या किया। वही सोसाइटी जो आपको स्नब करती थी वो आपको रिस्पेक्ट करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन रखिए और कड़ी मेहनत के साथ जो भी आप एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हैं उसमें एंगेज कीजिए। तो ये इंजरी मैं कहता हूँ कोई आपको ना डिप्रेशन देगी ना आपको डिपेंडेंट बनाएगी। और अगर कोई किसी तरीके का आपको हमसे कोई गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो हमारी वेबसाइट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, आप उसमें मेल दीजिए या आपसे बात कीजिए। विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू ऑल द एडवाइस। एंड हम चाहते हैं कि अभी पैरालंपिक गेम्स में हमारे पैरा एथलीट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएँ, और हम चाहते हैं ये एबल बॉडी जो ओलंपिक्स हो रही है उससे ज़्यादा मेडल लाएँ, सो दैट कंट्री को ये पता लगे कि पैरा एथलीट्स हमारे कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, कितना ऑनर ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरशरण जी, अपने विचार इस मंच से रखने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से आप जो एथलीट्स हैं आप पैरा ओलंपिक कमेटी के अंडर में, वो किस तरह से उन्हें आगे लिए जा रहे हैं और उनका जो मानसिक शक्ति है उसे बढ़ाया जा रहा है, उनकी सेल्फ एस्टीम को ऊंचा बढ़ाया जा रहा है। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पाइनल इंजरी के बाद किस तरह से, उसके बाद भी और उसके साथ भी किस तरह से जीवन जिया जाता है और किस तरह मिसाल कायम की जाती है, इसे बताने के लिए बहुत सारे शख्स हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने अपनी मानसिक शक्ति, अपने विल पावर के दम पर काफ़ी कुछ हासिल किया इस इंजरी के बावजूद भी। तो उनका परिचय हम आपसे कराते हैं। इसी सभा में वो मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री निखिल गुप्ता, और मैं गुजारिश करूंगी कि उनको माइक दिया जाए और इस इंजरी के बाद किस तरह से आपने लोगों को प्रोत्साहन दिया, उन्हें मोटिवेट किया, इस पर अपने अनुभव इस सभा में बांटें। दोस्तों, अभी इतने सारे लोगों से मिलना हुआ, आपने इतने सारे लोगों से उनकी स्टोरीज भी सुनी, आप सबको कैसा लगा? इतना आप लोगों ने सुना सबके बारे में, कैसा लगा आपको? तो यही है कि हमें अपनी चोट को बहुत ऐसे नहीं देखना है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है या हम लोग कहाँ हो गए, क्या हमारी लाइफ हो गई। हमें उसको और आगे बढ़ाना है, अपने आप को और अच्छे से अच्छा फील करना है। हमारी आज आप ये सोचिए, कुछ टाइम पहले तक हम भी उस स्टेज पे थे और आज हमें अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बुलाया गया है। अंतर कहाँ है? अंतर है सिर्फ सोच का और जानकारी का। सोच क्या? रोज जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह के ख्याल आते हैं। पहला ख्याल होता है कि यार मेरी लाइफ के साथ क्या हो गया, ये मुझे क्या चोट लग गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी सोच ये कि मेरे साथ जो हुआ उसे बचाना मेरे बस की नहीं थी, पर आगे मैं इसको किस तरह से सही कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे हाथ में है। मैं रोज मेहनत करके रोज अपने आप को और अच्छे से अच्छा और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये सब सिर्फ मेरी सोच के ऊपर है। जितना मैं पॉजिटिव सोचूंगा, जितना मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूंगा, मैं उतना और आगे बढ़ सकता हूँ। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भगवान ने क्या कर दिया, पर आप ये सोचिए कि उन्होंने हमारे दो पार्ट्स, मेन पार्ट्स अभी तक सही रखे हैं। पहला दिल, जो जिस कहता है कि हम और जिंदा दिली से आगे तक जिए। दूसरा दिमाग, जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए प्रमोट करता है, कहता है कि आप अच्छा सोचिए और अपने आप को और आगे बढ़ाइए। दूसरी बात है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जानकारी, इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है क्या, उसके बाद की लाइफ क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब को आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम से आप लोग अभी निकल रहे हैं या जो प्रॉब्लम आप आगे फील करेंगे, हम लोग उन सब प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है अभी हम लोग को वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वो सारी प्रॉब्लम वैसी ही है, पर अभी हमारे पास उनके सॉल्यूशंस हैं। टॉयलेट का प्रॉब्लम होता है, मोशन का प्रॉब्लम होता है, इस टाइटनेस का प्रॉब्लम होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलग से आती हैं। उन सब के बारे में हम लोग जितनी ज़्यादा जानकारी रखेंगे, जितना ज़्यादा दूसरे लोगों से बात करें, अपने जैसे लोगों से बात करिए, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन सब से टच में रहिए। आप जितना दूसरे से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं,
उनके एक्सपीरियंस को जानिए, वो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो जितना हम आगे से आगे चीज़ों को पता कर पाते हैं, उतना ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से झेल पाते हैं, या हम कहेंगे कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज, रिहैबिलिटेशन। एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग से अभी एकदम से ये नहीं सोचना चाहिए कि बस एक मिरेकल होगा और मैं चल दूंगा। वो मिरेकल होगा, पर उसके लिए हमें खुद को, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने खुद के काम एटलीस्ट वो सब मैं खुद से कर पाऊँ। तो अपने आप को, और हर काम, छोटे से छोटा काम भी ये सोचिए कि नहीं, मेरे को खुद ही करना है, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, और अपने सारे काम छोटे छोटे एम बनाऊंगा और उसको फॉलो करूँगा। आज मेरा एम ये है कि मेरे को अपने आप से कपड़े पहनने, तो मैं बस उस मेहनत में लग जाऊंगा, ठीक है। अपने आप से कुर्सी में शिफ्ट होना है, अपने आप से बेड पे उठना है। धीरे धीरे छोटे छोटे एम बनाइए और बस उस एम के लिए काम करते रहिए, और देखिएगा बहुत जल्दी शायद आप अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे और हम वहाँ बैठकर आपको सुन रहे होंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल अपना अनुभव बांटने के लिए। और अब मैं श्री त्रिवेंद्र जो पैरा टीटी प्लेयर है उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना अनुभव। ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी कि मैं आज अब सब लोगों के सामने बैठा हूँ और आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अपने व्यू और बता रहा हूँ इस बारे में। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो सभी लोग कहते हैं मोटिवेशन, ये कहाँ से आता है? ये आपकी सोच से आता है। सिर्फ अगर आपकी सोच है कि मुझे कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ही सोच लिया, आपके दिमाग ने सोच लिया कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, नॉर्मल पर्सन्स भी है, अगर वो पैरालाइज भी नहीं, अगर वो दिमाग से सोच ले यार मैं ये नहीं कर सकता, तो कोई भी उसको मोटिवेट कितना भी कर ले पीछे से वो नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है, अपना मोटिवेशन है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगा, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपके सामने मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो ये किसी थर्ड पर्सन ने या सेकंड पर्सन ने मोटिवेट नहीं किया, मेरी खुद की अपनी इच्छा शक्ति थी, तभी मैं मोटिवेट कर पाया। जैसे निखिल ने भी बोला कि कल को हो सकता है आप लोग भी आके बोले जैसे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें आपको खुद डिसाइड करना है ये चीज। आपको कोई मैं या निखिल नहीं बताएगा कि आप मोटिवेट हो जाइए। आपकी अपनी सोच आपको मोटिवेट करेगी कि नहीं मुझे वो गोल है मेरा, वहां तक मुझे पहुंचना है, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। बैरियर्स तो हमेशा है और हर स्टेप्स में हमें मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हैं। जैसे निकलने के हमें स्टेप्स, टॉयलेट है, बाथरूम्स है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दूसरे ब्लेम करते रहे कि यार ऐसा है ऐसा है। तो हम थोड़ा उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। जैसे कि मैं हूं अपने आप को, जब हम बाहर जाते हैं तो मैं पहले से फ्री होता हूं कि मेरे को टॉयलेट ना जाना हो, ना इस तरह से करना हो, तो मैं घर से ही थोड़ा फ्री होकर चलता हूं कि मैं अपना 4-5 घंटे अपने उस हिसाब से स्पेंड करूं नॉर्मल लाइफ की तरह से, ताकि मुझे एकदम से दूसरे के सामने असेम ना महसूस हो, मतलब वो झिझक ना हो। तो अपने आप को, लेडी लाइफ को आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने आप को उस हिसाब से करना है कि मेरे को ये चीज किस तरह से अपने आप को, पूरी लाइफ जो है मेरी किस तरह से मैं डिवाइड करनी है पार्ट्स में। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, तो वो अपनी लाइफस्टाइल आपको अपने आप बनाइए। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ सुबह, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता हूँ तो के साथ, तो मैं जो कलीग्स हैं मुझे कभी डिसाइड मानते नहीं, वो हमेशा ऐसे करते हैं चलते हैं। तो उन्होंने उस नजर से देखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया कि मैं डिसेबल्ड हूँ। तो दूसरा तब आपको डिसेबल्ड समझाए जब आप अपने आपको रिप्रेजेंट करेंगे सामने, यार मैं तो डिसेबल्ड हूँ, चल मैं तेरी व्हीलचेयर खिसका देता हूँ। जब मैंने उनके सामने कभी अपने आपको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वो सामने वाला भी नहीं करे, वो तो खुद मोटिवेट होते हैं कि यार तू जब ये कर सकता है तो हम लोग तो तेरे से बहुत पीछे हैं। तो यही एक सोच है जो आपको एक हीरो बना देती है और एक जीरो बना देती है। तो आप अपनी सोच कीजिए कि आपको क्या करना है। और आज मैं अपने बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे खेलना, पैरा टीटी खेलता हूँ मैं, और पैरा टीटी में खेल के मैं नेशनल विनर्स बना। नेशनल खेलने का मैंने एशियन गेम्स जब सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम में, आपको सोचिए कि एक कंट्री जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपको ऐसे वो मिलता है मोटिवेशन, मतलब मैं कहता हूँ कि अपने आप में वो एक ड्रीम है कि जब आपको इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो वहां खुद एक होल वर्ल्ड के सामने एक नेशन होते हैं, और जब रिप्रेजेंट होता है आपके सामने कि ही इज कम फ्रॉम इंडिया मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह, तो आपको खुद लगेगा यार मतलब मैं क्या हूं। तो उसके लिए आप लाखों करोड़ों में एक भीड़ में खड़े होते हैं, तो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। तो आप ये सोच लीजिए कि कभी भी आपका जो भी लाइफ है एंड नहीं होती है। एक कहावत होती है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है।
तो सिर्फ वो आपको रास्ता देखना है कि अच्छा ये स्टेप है, आगे मुझे इस रास्ते से बढ़ना है। हडल तो सबके सामने आते हैं, लेकिन हडल को जो पार करता है वही हीरो बन के उभर के सामने आता है। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है, हारी हिम्मत और इंटरनेट जो आज के टाइम में एक तरह से हम लोगों के लिए एक वरदान है, उसका यूज कीजिए। आपको आपके जैसे पता नहीं कितने पर्सन मिलेंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, और आप उनसे मोटिवेट लीजिए, उनकी तरह आगे बढ़िए। आप कोई भी गोल लीजिए, अपनी एजुकेशन ले लीजिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी मत छोड़िए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन शायद आपका माइंड जो कहते हैं कि दिमाग जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाए। आप कैसे ही पढ़िए। मैं खुद इग्नो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, वहीं से मैंने एमसीए किया, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एजुकेशन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कॉलेज जाइए, एनओएस है, नेशनल ओपन स्कूल्स हैं, वहां से अपनी एजुकेशन लीजिए, यूनिवर्सिटीज हैं, कोरेस्पोंडेंस कोर्स कीजिए, लेकिन एजुकेशन में छोड़िए। एजुकेशन अगर आपने छोड़ दी तो आपका एक मोटिवेशन फैक्टर वैसे कम हो जाता है। तो आप पढ़ते रहिए और साथ में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ये भी लीजिए। ये दोनों चीजें मिलके आपको खुद इस मुकाम पे पहुंचा देंगी, आपको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेट आप खुद दूसरों कर रहे होंगे, आपकी फैमिली आपसे मोटिवेट होगी। मुझे अभी याद है कि जब मैं छोटा था, बचपन में जब ये सब हुआ, तो आस पड़ोस वाले लोग आते थे, कहते थे यार इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसके लिए दुकान खोल दो बेचारे के लिए, एसटीडी बूथ लगा दो, फोटोकॉपी की दुकान खोल देना, कुछ तो कर लेगा बेचारा। लेकिन आज वो खुद आते हैं, पूछते हैं आपका बेटा कहाँ है, वो कहते हैं जो चाइना गया खेलने के लिए। है चाइना गया है? अरे कहाँ गया, कहाँ में गया? तो मतलब वो खुद चौंकते हैं। जब मैं जाता हूँ अपने घर पे कभी मिलने के लिए, जैसे मैं अभी यहाँ दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो कभी अपने घर पे जाता हूँ, गाजियाबाद में मेरा घर है, तो आस पड़ोस वाले आते हैं, पूछते हैं भाई वहां कैसा था, कैसा माहौल रहा। तो आज उनको लगता है कि यार हम तो सोचते थे इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये तो खुद हम लोगों के लिए कर रहा है। तो एक वही सोच है कि दूसरा आपको किस तरह से वो करता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप लोग खुद मोटिवेट होइए, अपनी सोच से मोटिवेट होइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे मौका मिला आप लोगों के सामने के लिए। और किसी को भी अगर मेरे से या पर्सनली मुझे पूछना है तो मेरा फेसबुक पर अकाउंट है, त्रिवेंद्र सिंह के नाम से है। मेरे बहुत फोन भी आते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, मुझसे पूछते भी हैं। गूगल पे जाइए, मेरा अगर नाम भी डालेंगे त्रिवेंद्र सिंह तो आपको मेरे ब्लॉग्स पेजेस मिल जाएंगे, वहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप गाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। वहां से अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, वहां को इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां को मदद चाहिए, तो मैं आप लोगों की उसमें मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। शुक्रिया त्रिवेंद्र। तो अगर पॉजिटिव सोच हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, और सोसाइटी में आप तभी इंक्लूसिव हो पाते हैं जब आप खुद ये मानते हैं कि आप डिसेबल नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन विचारों को बांटने के लिए हम सबसे। और अब मैं श्री गोल्डी से कहूँगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें, उनको माइक दे। हेलो फ्रेंड, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, और मेरे सर्वाइकल इंजरी हो गई C5C6, और मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैं 3 साल तक घर में ही पड़ा रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझे इस इंजरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। फिर मैं ये सोचता था कि कोई मुझे जहर ला के दे दे और मैं मर जाऊं, कि मैं अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है और ये हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा, और मुझे ISIC हॉस्पिटल के बारे में पता लगा। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने देखा कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, और भी काफ़ी लोग हैं कि इनको इंजरी हो रखी है और ये ऐसे हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने 25 दिन रहा वहाँ पे BPL कार्ड से, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था वहाँ पे। तो फिर मुझे व्हीलचेयर रग्बी के बारे में पता लगा, स्पोर्ट्स के बारे में। फिर मैं वहाँ पे खेलने के लिए, मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि स्पोर्ट्स खेलोगे, तो मैंने कहा मैं खेल लूँगा, चलता हूँ, ट्राई तो करूँगा ही। तो फिर मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे ट्राई किया। तो फिर मैं 2009 में IWAS वर्ल्ड गेम के लिए सिलेक्ट हुआ। वहाँ मैंने व्हीलचेयर रग्बी स्पोर्ट्स खेला, और अब फिर मुझे मेरी वहाँ मुलाकात विकी US से, उनका जो लड़का है वो भी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट ही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा लड़का हर जगह अकेला जाता है, घूमता है, फिरता है, सारे काम खुद से करता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे कर सकता है, जो उसकी तो उंगलियां भी नहीं चलती, हाथ भी नहीं चलते हैं, तो वो कैसे काम कर लेगा सारे। तो फिर मेरे को उन्होंने उनकी वीडियो दिखाई, वो दिखाया, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
उसके बाद फिर मैंने भी धीरे धीरे किया। फिर उसके बाद मैं निखिल से मिला, गजेंद्र से मिला, और फिर मेरे को इसके ट्रस्ट के बारे में पता लगा। फिर वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे देखा कि ये सारे खुद से काम कर रहे हैं, खुद से कपड़े पहन रहे हैं, खुद से सारा काम कर रहे हैं। तो मेरे को भी हौसला बढ़ा, तो मैंने भी सारे काम धीरे धीरे खुद से करना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं रग्बी खेलने लगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करने लग गए। फिर अब मैं इसके ट्रस्ट में ही रहता हूँ और वहीं पे और भी ज़्यादा सीख रहा हूँ और दूसरों को सिखाता भी हूँ। मैं वहाँ ट्रेनिंग देता हूँ इंडिपेंडेंट स्किल्स की, व्हीलचेयर स्किल्स की। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हौसला हो तो मानवीय क्षमताओं को एक नई हद तक ले जाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंस हमें बताने के लिए। मैम मैं एक ये चीज़ दोनों के लिए, गोल्डी और गजेंद्र के लिए बोलना चाहूँगा। ये दोनों एक उस स्टेज पे थे जहाँ शायद इन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोचा था, और आज ये दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इंडिया में अकेले ऐसे क्वाड्रिप्लेजिक हैं जो बाकी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत 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 बहुत। और गजेंद्र हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस से हमें रूबरू कराएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गजेंद्र नेगी है। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश। मेरे 9 अप्रैल 2009 को मैं पेड़ से गिर गया था। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। मेरा नेक लेवल इंजरी है CC5C6। तो उसके बाद अब आगे की सोचना है। तो फिर मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल आया, वहाँ पे 5 ग्रेड को जो बेड सोर बन गया था उसका ट्रीटमेंट कराया। फिर वापस घर चला गया। 3 साल तक बेड पे लेटा रहा। मेरी बॉडी के सारे जॉइंट्स टायर्ड हो गए। मतलब एक तरह से कैल्शियम क्लॉट हो गया कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी, बॉडी बिल्कुल सड़ गई थी, और एक तरफ से मतलब सारे पूरे बॉडी में बेड सोर बन गए थे। तो फिर अचानक सडनली एक कनाडा से सिक्किम हार्टलिन है, 6 ईयर ओल्ड। तो वो जब गांव में आए ट्रेकिंग रूट पे, तो सडनली मेरे छोटे भाई है सुभाष नेगी सामने, तो उनसे मिले। तो वो अचानक उनके लेके घर में आए। तो जैसे ही वो मेरे बेड के पास उन्हें इंटरेक्ट किया, तो मैंने सोचा डू यू हैव पॉइजन, तो आई वांट टू डाई। सो उन्होंने कहा व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। तो मैंने कहा मैंने सारे उनको पूरी स्टोरी बताई अपने बारे में कि मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ। तो उनके पास काफी मतलब अपने फ्रेंड्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो उन्होंने मेरे को सलाह दिया कि आपके फिंगर्स पे थोड़ी पावर है, आप सब कुछ इंडिपेंडेंट हो सकते हो व्हीलचेयर पे, आप सारा काम खुद से कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मेरे को गाँव से लेके आए हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट करवाया। काफी मतलब जो मेरे बॉडी में इतना हो गया था, मैं बैठ नहीं पा रहा था, तो मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इज अ ओल्ड पेशेंट, हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी उनको काफी गाली गलौज किया, पुलिस को मतलब बताया कि कैन वी कॉल 100 नंबर, तो यू आर एडमिटिंग हिम और नो। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे एडमिट किया। डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी किया, बेड सोर ठीक किए। फिर उस इंटरनेट के थ्रू ICICI हॉस्पिटल के बारे में पता चला, वहाँ पे आया। मैंने देखा 3 साल के बाद मुझे सनलाइट दिखाई दी है बाहर, मैं अंदर ही अंदर रहता था। तो मैंने देखा वहाँ पे काफी लोग हैं, मुझे उनसे भी मोटिवेट मिल हुआ और उनको देखा। तो उसके बाद मैंने व्हील स्ट्रेचर पर ही बाहर आया। तो मैंने देखा यार मैं तो आज एक जन्नत में पहुंच गया हूँ। वी हैव अ स्टिल लाइफ, तो वी कैन यूज इट। तो उसके बाद मैंने उनको भी देख के मुझे बहुत कुछ मिला और सीखा मैंने। तो उसके बाद फिर वापस गाँव चला गया। तो फिर मेरा फिर से वही हालत हो गई, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। तो मैं चाह रहा था कि मैंने वहाँ पे बोला कि आई डोंट वांट टू गो बैक, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ कहीं आउटसाइड में। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इस व्हीलचेयर पे। मैंने इस व्हीलचेयर पे मैंने वहाँ पे बोला है कि मुझे इस व्हीलचेयर पे सेटअप होना है। अब मुझे एक वहाँ पे राजीव विराट जी हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में, उनको देखा, उनको सभी को मोटिवेट हुआ। तो मैंने बोला मुझे अपनी इस व्हीलचेयर में बैठना है किसी भी हालत में। उन्होंने कहा यू कांट डू इट। मेरा डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम्हारे फिंगर में पावर ही नहीं है, तुम हाथ भी उठा सकते हो, बाइसेप्स भी कम है, ट्राइसेप्स कम है। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था। मैंने कहा मुझे होना है, मुझे किसी भी हालत में मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आई डोंट वांट टू डिपेंड टू अदर पर्सन। तो मुझे मैं फैमिली वालों पे पूरा डिपेंड था। मेरे भाई, मेरे फैमिली वाले सब मेरे 24 घंटे टेक केयर करते थे। मतलब जो भी काम होता है इंटरपर्सनल जो स्किल्स होते हैं
सारा वही करते थे। तो मैं सोचा कि मुझे कम से कम एटलीस्ट अपना काम तो खुद से कर सकूं। तो उसके बाद फिर तब मैं किम सर को वापस दोबारा इंडिया आए, तो उन्होंने सडनली एक मैक्स हॉस्पिटल में गए, टेंशन में थे कि यार क्या होगा, इतना पैसा खर्च होने के बाद मैं वापस चला आया गजेंद्र। तो उन्होंने वो मैक्स हॉस्पिटल में आए, मैक्स हॉस्पिटल में जोनाथन सिल्वर्ट मिले, जिन्होंने इस एम्पावरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन के नाम से एक ट्रस्ट खोला है दिल्ली में, स्पेशली फॉर क्वाड्रिप्लेजिक। तो वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं दूसरों के लिए। तो वो वहाँ पे आए थे, तो मेरे किम सर भी वहाँ पे स्टेटिस जो यहाँ पे कट गया था हेड, तो वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए आए, तो वहाँ पे मिले। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया, तो उन्होंने कहा जस्ट लेके आ जाओ उनको, स्पेशली हम उन्हीं के लिए एक ट्रीटमेंट सेंटर खोला। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे तब मैंने देखा कि he is doing everything by himself. He don't have finger function and biceps and triceps, but he is doing easily how to go outside and sit on the car and auto and by metro, is going everywhere. तो मैंने कहा यार हम भी क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। जैसे अभी निखिल भाई ने बताया, गोल्डी भाई ने, उन्होंने भी मुझे सिखाया, मैं निखिल भाई से मिला वहाँ पे, मैंने देखा यार सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कुछ क्यों ना ट्राई करो। तो उसके बाद मैंने इन लोगों से सीखा। तो धीरे धीरे जो भी मैं सीख रहा था वहाँ पे ए टू जेड जो भी स्किल्स मैं सीख रहा था, मैंने फेसबुक पे क्रिएट किया है पेज। अभी मेरे फिटनेस फॉर लाइफ के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे मैं सारी स्किल्स जो भी मैं करता था मैं अपडेट करता था। जिन लोगों को जो मेरी जैसा सिचुएशन में घर में बैठे थे और बेड में लेटे थे, तो वो लोग कैसे, मतलब उनके ये उसके थ्रू कम से कम वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम उनके लिए वीडियोस बना के, हाँ जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास वो पहुंचे और वो देखें। तो अभी मैंने वहाँ पे फिटनेस फॉर लाइफ के नाम से पेज क्रिएट किया है, वहाँ पे मेरी सारी एक्टिविटी जो भी वीडियोस में जाके कुछ भी करता हूँ अपडेट है, और यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सेस। और जो ट्रस्ट है इस एम्पावरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन जहाँ से मैंने सीखा है, आप वहाँ भी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, सारी एक्टिविटीज की वीडियोस मिलेंगी। www.facebook.com/escib.india के नाम से आप लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे। और साथ में ही मैंने YouTube चैनल एक खुद क्रिएट किया है, मेरी सारी वीडियोस वहाँ अपडेट है, गजेंद्र नेगी के नाम से। जो भी एक्टिविटी, ऑटो में शिफ्ट होना, गाड़ी में कार में शिफ्ट होना, और आपको भी स्टेप आ गया, जैसे सपोज यहाँ पे ये 5 इंच का ये स्टेप है कि इससे आपको कैसे डाउन करना। आपके पास फिंगर फंक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है बैक में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप उसको फेस करके इजीली उसको गेट डाउन कर रहे हो। तो यही मैंने जो भी है मैंने आई डोंट हैव एनी अचीवमेंट इन माय लाइफ लाइक स्पोर्ट्समैन। काफी लोग हैं जो पीसीआई के काफी अचीवमेंट किया है, तो मैं नहीं लगता मेरे जीने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि यार मैं जैसे टेंशन में था, मैं बिल्कुल घर में मेरी दी एंड होने वाले थे, मुझे सडनली बोलते हैं किसी का कोई नहीं होता तो भगवान होता है। तो उसी टाइम पे मेरी बिल्कुल लास्ट सिचुएशन थी, अंग्रेज आए मेरे को उठा के गाँव से लाए, मैं फिर तब इस स्किप में आया, वहाँ पे मैंने सीखा, इन लोगों को इन्होंने मुझे सिखाया। तब फिर मैंने अपनी खुद से वीडियो जो भी बनाए लोगों को साइट के थ्रू अपडेट करना चालू किया, वहाँ से लोगों ने काफी मुझे फॉलो किया, मैं उनको डेली उनसे बात करता था। तो फिर मैंने इनसे व्हीलचेयर रग्बी गेम का पार्ट बना, तो फिर मैं उनके साथ रग्बी खेलने लगा, तो काफी अच्छा लगा। गेम ही इज अ पार्ट ऑफ द आल्सो इंडिपेंडेंट। तो मैं अभी तक जो भी मैं बात हुई उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद, नंबर 1 बाउल मैनेजमेंट, नंबर 2 सेकंड आता है ब्लैडर मैनेजमेंट, थर्ड आता है आपका मतलब जो डिप्रेशन हो गया, इंजरी हुई है, आप डिप्रेशन में हो, उससे कैसे बाहर निकलना, फोर्थ आता है आपका इंडिपेंडेंट, फिफ्थ आता है आपका जॉब या सिक्स जो भी स्पोर्ट्स है। तो अगर जॉब और स्पोर्ट्स मतलब दोनों एक ही है, ठीक है, कोई भाई लोग जॉब में है कोई स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। अगर आप इंडिपेंडेंट अपने बोर्ड मैनेजमेंट ब्लैडर मैनेजमेंट अच्छा से कर लिया है, ठीक है, सीख लिया है, आप जो भी डॉक्टर ने आपको गाइड किया, उसके बाद फिर आपको उससे कैसे मतलब इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप जॉब पे भी जा रहे हो तो पहले इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी स्टेप आ जाता है, आप कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब दे रही है
ठीक है, तो उनको तो बराबर ऐप होना चाहिए, डिसेबल हो, वो तो उनको तो काम चाहिए। क्योंकि मैंने और तो फिर वोडाफोन कंपनी सोनू गुप्ता जी, ये जो माइक पकड़े हैं सोनू गुप्ता जी, मैंने इनके साथ काम किया हुआ। मेरे को कुछ वहाँ पे जो ट्रेनर है उन्होंने बोला कि यू कांट डू हैंडल कस्टमर, उनके पास ऐसे आता है कि बोला 24 घंटा 10 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ता है, 160-170 कॉल हैंडल करने पड़ते हैं। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, बोला तेरे पास फिंगर फंक्शन नहीं है, हाउ यू विल डू टाइप, वो आपको बहुत से कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं करूंगा। तो मैंने वहाँ पर गया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने वहाँ पर गया, मैंने उन्होंने जब कस्टमर की कॉल आते थे, ये वहाँ पे एक स्पीच भी देते हैं कि आपको कस्टमर के साथ कैसे बात करना, कैसे पेश आना है, उनको कैसे सलाह देना है। कुछ कस्टमर की अलग अलग इंक्वायरीज होती है, तो कोई तो ऊपर से गाली गलौज भी सुनना पड़ता है, तो वी हैव टू बी पेशेंट इन फ्रंट ऑफ देम जब आप कॉल पे हो। तो वो सब हमने वहाँ से सीखा, और मैं उनको काफी लोग देखते थे, तो वो मैंने मात्र 15 दिन में दिखाया कि मेरे पास आई कैन डू एवरीथिंग। तो उन्होंने लोगों में यही लगता है कि यार ये जॉन व्हील से व्हाई इज कमिंग आउट एंड जस्ट सिट इनसाइड एंड फॉलो एंड हेल्प हिम। तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र, आपका अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और किस तरह जी, और किस तरह आपने जब एक बार एक मौका था जब ज़िंदगी से हार मान ली थी, खुद को असहाय महसूस किया था, और उसके बाद से आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं, और अपने इस अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम सोनू गुप्ता जी को सुन ही चुके हैं, तो अब मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल से कहूँगी कि वो इस विषय पर एक वीडियो दिखाएं। वीडियो एक हमने वीडियो इन हाउस बनाया है, और उससे पहले मैं सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज। दे दो माइक, दे दो जब तक हम वीडियो प्ले करते हैं। आपका नाम क्या है? आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपना। मेरा नाम नितिन गुप्ता है, मैं मेरठ से हूँ। 2014 में मुझे शिफ्ट हो गया जाके। एक्चुअली मैं 3 साल से मुझे पता नहीं था कि स्पाइनल कोर्ड ये होती क्या है। काफी दिन पे मैं निखिल से देखी से मैंने फेसबुक में कॉन्टैक्ट किया इनसे। फिर जब से मैं इनसे कॉन्टैक्ट में वो मेरी हेल्प ज्वाइन करा है। मैंने लास्ट मंथ है ना डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी ने हमारी वो करी है स्टेम सेल थेरेपी लास्ट मंथ, तो मुझे उससे कुछ 2% ज्यादा लगता है पहले से, मतलब पहले से कुछ ज्यादा लगने लगा। सर वो हमारा एंटर कर देना सर बिजनेस। हां हां बोलिए मैम, जरा माइक दीजिएगा थोड़ा सा। हां चलिए। हाँ, इनके बाद आपको मिलेगा। रुक जाओ। हाँ, मैंने आपसे अभी बात की थी, मेरा नाम सोनू गुप्ता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, प्रॉब्लम क्या है, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सर गुरचरण सर बैठे हैं, सर बैठे हुए PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स जो पैरालंपिक स्पोर्ट्स हैं, एक तरह से फादर बोल सकते हैं उस गेम को, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को। तो अमित सरोवर जी का जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आप ही की तरह हैं बिल्कुल। 2009 में वो आए थे आईवाज वर्ल्ड गेम्स खेलने रग्बी में, और वो आज इतने बड़ी हस्ती हैं कि वो मेरे लिए भी रोल मॉडल बन चुके हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में उन्होंने एशियन रिकॉर्ड तोड़ा था, उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया अभी शायद फ्रांस में, पोलैंड में जाकर। तो अभी उनके 2 गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली लगे हैं, अभी शायद वो बाहर से अभी आए, इंडिया आए। तो मैं इसलिए कहूँगा आप सभी स्पोर्ट्स से जुड़िए, पैरालंपिक स्पोर्ट्स बहुत जरूरी चीज़ है। आप पढ़ाई करिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, शायद वो भी 10वीं फेल थे और आज उनका नाम है बहुत दुनिया में। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, स्पोर्ट्स में किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप ही में से कोई अमित सरोवर हो, कोई त्रिवेंद्र सिंह हो, और इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ हाँ, वी कैन हियर यू। मैं आगरा से आया हूँ, मेरा एक्सीडेंट 2003 में हुआ था, रोड एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से। आई वाज वर्किंग विद फाइजर फार्मास्यूटिकल्स एज अ सेल्स मार्केटिंग जॉब।
उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद they become around 13 years today. But I feel one thing कि we are letting them somewhere. We cannot do anything because this is projected by the society to us. I gave 7-8 interviews in the private companies for the call center job. I was able to do whatever type job they are providing, whatever the task they are providing to the people, to the employees. But उन लोगों ने क्या किया, मेरे को हर बार यही बोला है कि you don't have the space, हमारा लिफ्ट नहीं है, we cannot do this thing to you कि आप लोग आए हमारे यहाँ बैठ के जॉब करें. First thing I want to add in this कि we don't have sources over here. इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब जो कंपनीज हैं, they can provide us job we can do according to our education or according to background of whatever experience we have. तो उसके लिए क्या है कि मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ 12th होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, लेकिन हम लोग क्या, मेरे को जो अभी कॉल्स भी आती हैं घर पे लाइक shine.com, naukri.com, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो सब लोग को अच्छा मेरे को बोलते हैं, मेरा फोन मैंने कल 1-2 बार ये किया है, उनको पहले नहीं बताया है, जबकि मेरे बायोडाटा में मेंशन है प्रेजेंटली आई एम मूविंग ऑन व्हीलचेयर बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट. तो क्या कई बार मैंने उनको ये चीज़ छुपाई कि मैं नहीं बताऊँ, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू फाइनल कर लेता हूँ, वो मेरे को सैलरी बोलते हैं यू विल गेट दिस सैलरी व्हेन यू विल गोइंग टू ज्वाइन. उसके बाद मैंने उनको बताया कि आई एम मूविंग ऑन व्हीलचेयर, कैन आई गेट दिस जॉब, तो वो मेरे को मना कर देते हैं, नहीं सर वी डोंट हैव द सोर्सेज, वी कैन नॉट डू दिस टाइप और वी कैन नॉट गिव यू द टेबल और वी कैन असिस्ट द व्हीलचेयर इन द ऑफिस. तो मेरा ये सर कहना है बेसिकली थ्रू दिस मीडियम कि अगर प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने के अलावा भी प्राइवेट लोग रखे जाते हैं, प्राइवेट तौर पर रखे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और बड़ी तालियां इनके लिए कि इन्होंने इतना अच्छा किया. और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे सरकारी में विकलांगों के लिए स्पेशल कोटा होता है हर जगह, और प्राइवेट में नहीं है, और इसको एक पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे कि हर प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि सर्टेन परसेंटेज विकलांग लोगों के लिए या डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होने चाहिए. और इसको हम पुट फॉरवर्ड करेंगे मीडिया के थ्रू, जिससे कि ये, क्योंकि हम तो जो चीज़ एक कदम उठाने से फिर आगे और कदम उठते हैं. मेरे को 8 टाइम मैंने इंटरव्यू खुद दिया है और मेरे को कंपनी ने सीधा मना कर दिया. सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद एचआर इंटरव्यू लेता है, उसके बाद बोल देता है कि हमारे यहाँ व्हीलचेयर आने की जगह नहीं है, हमारा ऑफिस ऐसा नहीं है कि हम लिफ्ट जा सके या लिफ्ट के थ्रू आ सके. सो वी सॉरी. हाँ, नहीं, आई एग्री. और उसी के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हर एक को एक्सेस, जो एक्सेस कहते हैं डिफरेंटली, उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हों हर कंपनी के, उनका मैंडेटरी हो. और मेरी अर्ज है सर आप लोगों से थ्रू दिस एम्स कि आप लोग गवर्नमेंट मीडिया या जहाँ भी है कि ऐसा डालें कि स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड पीपल दे कंडक्ट फॉर द इंटरव्यू एंड दे अरेंज द एनवायरनमेंट फॉर दैट टू द बोर्ड. बिकॉज मेरे बहुत सारे लोग ऐसे जानने वाले हैं. आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड कंप्लीट इन अराउंड 98 and 2000 अप्रॉक्सीमेट. तो उसके बावजूद भी क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बंदा, बिकॉज आई स्टार्टेड माई वर्किंग राइट फ्रॉम द 12th क्लास. आई वाज वर्क इन अ मेडिकल स्टोर एज अ सेल्समैन. आफ्टर दैट आई वर्क इन अ पीसीओ एंड besides that I was completing my graduation and post graduation with that. After completing my post graduation I gave the interview in a medical company like Systopic and I got selected in that. After that I got. नहीं, आई एग्री. जितने भी पॉइंट्स आपने रेस किए सब करेक्ट पॉइंट्स हैं, और वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू मेक इट हैपन, टू मेक द एनवायरनमेंट, जो आपने कहा कि आपका एनवायरनमेंट हैज़ टू बी मेड कंड्यूसिव, सूटेबल, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रास्ते में ना आए उस चीज़ को पाने के लिए. सो वी ऑल विल वर्क टुवर्ड्स इट, एंड ये एक पहला कदम है, एंड आई एम श्योर वील ब्रिंग इट अप टू द राइट प्लेटफॉर्म, जिससे कि ये बातें आगे सरकार तक जाए और कुछ कदम उठे इसका आगे. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सच नाइस टॉक्स. एंड नाउ आई ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था एक जर्नी दिखाने के लिए विकलांग. ये देखिए, एक जैसे हम सब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं,
बिफोर समथिंग हैपन्स, और जो होता है 1 सेकेंड ज़िंदगी में, एक पल जो है पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और उसके बाद जो भी होता है आप सबके पास पता है, अस्पताल में आते हैं, परंतु आगे वॉल्यूम जिसकी वजह से मुझे JPX ट्रॉमा सेंटर लाना था। काफ़ी टाइम से उसका इलाज चल रहा है, और अब डॉक्टर ने हमें बताया कि वो शायद सारी उम्र बचा सकता है। कई मरीज़ हमारे पास सालों साल रहते हैं। एक जावेद मरीज़ हमारे पास आया हुआ 2-2.5 साल था हमारे साथ, और उसके बाद छुट्टी करी हमने उसकी, और हमने उसके लिए वेंटिलेटर मांगने के लिए पेपर में भी एडवर्टाइज़ किया, तब किसी ने आके मदद करी। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे पास। मेरा नाम सैयद मोहम्मद है, गाँव लखवा है जी। मेरी वाइफ है यहाँ पर एडमिट, इसमें ट्रक वाले ने गाड़ी ने बोल दिया जी इसकी 90% उम्मीद लगी है हाथ पैर चलने की और बचने की जी। जिम्मेवारी हमारी है जी, घर पर ले जाना की देख रेख करने की, बच्चे भी हैं। मेरा नाम सुदर्शन चौधरी है, मैं पटना से आया हूँ। मेरा लड़का यहाँ एडमिट है, छत से इस बार सर्दी वायरल था। डॉक्टर साहब ने बताया कि बैठ सकता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन हाथ पाँव में कितना जान आएगा ये अभी करना संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो जो हो गया उस पर तो किसी का जोर नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं उस पर हम सबका जोर है। और मैं इस बात पे पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में। डिप्रेस्ड होने से या दुखी होने से कोई इलाज नहीं है। आगे दिमाग अगर सबका चल रहा है मेरे हिसाब से, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप सबका दिमाग चल रहा है, चाहे कुछ और ना चल रहा हो, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग है जिसका कुछ भी नहीं, स्टीफन हॉकिंग बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं दुनिया के फिजिसिस्ट। मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट ये तो फिर से चल रहा है जिसकी वजह से हम उसे, तो उनका कुछ भी नहीं चलता, उनकी ज़बान भी नहीं चलती, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं। 10 किताब लिखी हुई है उन्होंने, मोटो न्यूरॉन डिजीज़ है उनको, और सिर्फ दिमाग चलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे फिर से कहूँगा कि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। दुनिया है, हर एक कोई इस दुनिया में किसी मकसद से आया है, और आप सब भी आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है आप सबके साथ कि हम सब आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, ये श्वानसेट ट्रायल हो रहा है फ्लोरिडा में, ये सर बेसिकली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? अभी नहीं कह सकते। ट्रायल जितने भी हो रहे हैं दुनिया में, हमारे यहाँ भी जो स्टेम सेल ट्रायल हो रहा है उसमें इतना ही है कि कुछ सेंसेशन का फ़ायदा होता है, पावर में फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है। नहीं सर, स्टेम सेल और श्वान सेल कुछ अलग अलग हैं, पर ट्रायल कोई भी ट्रायल हो, चाहे श्वान सेल का हो, चाहे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स का हो, चाहे हमारे किसी स्टेम सेल का हो, फ़ायदा उतना ही जितना मैंने बताया। क्योंकि मेरी बात हुई थी डॉक्टर के मेडिसन है फ्लोरिडा मायामी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उनसे मेरी बात हुई थी। आई एम पर्सनली कनेक्टेड आप, तो वो बेसिकली क्या था, एशिया में से 4 लोग थोरेसिक के लिए चाहिए थे उनको, अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं अनलोड कर पाया वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि थोरेसिक में स्पेशली वी आर ट्राइंग श्वान सेल। हाँ, वो सब ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, पर लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट्स। अभी तो इतना वो नहीं है। ये एक वीडियो है जो रेनू है यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और उनकी टीम, हमारी रिसर्च टीम ने बनाया है, और इसमें कोई बताओ बढ़ा दो बस। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को चीर के आशाएं, उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं।
अब मैं इनवाइट करूँगा गुरशरण सिंह को हमारे सब जितने स्पीकर्स हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए। एंड रेनू आप नाम बताते रहिए। इधर आ जाओ। नाम बताते रहो ना। मिस्टर सोनू गुप्ता, मिस्टर निखिल गुप्ता, मिस्टर गजेंद्र, मिस्टर गोल्डी, सर आई फॉरगॉट हिज नेम। सर आपका नाम क्या है? दिनेश उपाध्याय। मिस्टर दिनेश उपाध्याय। मिस्टर नितिन गुप्ता। सर पेशेंट को वहीं जाके देखे मैं दे दूँगा, मुझे बोलो तो मुझे देते रहना। पेशेंट्स को कैसे देंगे? सर यही देंगे उनको। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज हैव अ सीट। दे दो। अब सब सर सारे पेशेंट को एक हमारा टोकन ऑफ लव और अप्रिशिएशन देंगे। आप यहाँ तक आए इस इवेंट के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी जैसे सबने शेयर किया कि आप खुद से क्या बात करते हैं ये ज़रूर देखें।